नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। मैं हूं आशीष सिन्हा। गाजा की धरती पर फिर से बारूद की गंध है और अब धमकी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क यानी अमेरिका से सामने आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास की सफाई की बात कहकर हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। सवाल यह है कि क्या गाजा अब किसी बड़े युद्ध की आहट को सुन रहा है? इजरायल पहले ही हमास के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्क्वाड पर उतर चुका है और अब ट्रंप का यह बयान इस आग में घी डालने जैसा है। कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने हरी झंडी दी तो मिडिल ईस्ट के कई देश गाजा में घुस सकते हैं। यह बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दावे में कही है। वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री का सख्त बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमास को हर उल्लंघन की भारी कीमत चुकानी होगी। उनका बयान साफ इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में मौत और तबाही की तस्वीरें और ज्यादा डरावनी हो सकती हैं। गाजा की गलियों में अब हर दीवार पर सिर्फ एक ही सवाल लिखा है कि क्या अब सिर्फ जंग नहीं बल्कि एक बड़े जनसंहार की तैयारी है, क्योंकि गाजा और इजरायल के बीच में जो अभी तक चल रहा है, युद्ध चल रही है, उसमें 60,000 से ज्यादा जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको समझा देते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हमास समझौते का उल्लंघन करता है तो उसे परिणाम को भुगतना होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि मिडिल ईस्ट के कई देश गाजा पर हमला कर देंगे क्योंकि वो देश मेरे दोस्त हैं। अभी उम्मीद है कि हमास सही काम करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हमास का अंत निश्चित है, यानी आने वाले समय में हमास की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये तय है। अब हमास का जो दावा है वो क्या है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि हमास ने क्या कुछ कहा, हमास ने अपने दावे में क्या कुछ कहा है। दरअसल हमास ये कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं। हमास का एक बड़ा दावा है कि हम शांति चाहते हैं, हम युद्ध नहीं स्थायी शांति चाहते हैं। अस्थायी शांति की बात भी हमास नहीं कर रहा है, स्थायी शांति की बात हमास की तरफ से की गई है। शर्म अल शेख समझौते के तहत शांति प्रक्रिया जो है वो जारी है। यह हमास की तरफ से एक बयान जारी किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद। मिस्र और अमेरिका की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ था, जिस समझौते का जिक्र हमास की तरफ से किया जा रहा है। अब आपको अगला ग्राफिक्स दिखाते हैं। ट्रंप ने हमास को युद्ध खत्म होने का भरोसा दिया था। जब इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे तब यह कहा गया था कि यह युद्ध जो इजराइल और गाजा के बीच में यानी हमास के बीच में चल रहा है वो युद्ध अब रुक जाएगा। अब देखिए फिर बड़ी हिंसा और दोनों तरफ जो है वो मौतें हो रही हैं। 10 दिन पहले इस पर समझौता हुआ था, लेकिन हिंसा लगातार बढ़ रही है। राफा में हमास की गोलीबारी है। हमास ये कह रहा है कि राफा में जो आतंकी हैं यानी जो उनके लोग हैं उनसे उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। गोलीबारी में 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है और इससे इजराइल बहुत ज्यादा खफा है और यही वजह है कि जिसके बाद जवाब में इजराइल ने गाजा पर फिर बमबारी शुरू कर दी है। जो बम गाजा पर गिरने बंद हो गए थे उन बमों को एक बार फिर से गाजा में शुरू कर दिया गया है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में 45 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, यानी आंकड़े जो हैं मौत के वो और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए फिर बड़ी हिंसा, तो दोनों तरफ जो मौत हुई है उसमें गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री युद्ध विराम के बाद 80 लोगों की मौत हुई है। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से यह बयान सामने आया है कि जब से युद्ध विराम हुआ है 80 लोग मारे जा चुके हैं। गाजा सिटी और खान यूनुस में फिर से गोलीबारी हो रही है। जो हमास के लड़ाके इन इलाकों में छिपे हुए हैं वो लगातार इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं, जिसका जवाब इजराइल जो है वो एयर स्ट्राइक करके दे रहा है और यही वजह है कि जो मौत है उनकी संख्या 80 हो गई। आप समझिए शांति का ये पूरा दावा है या फिर एक सच्चाई का छल है, यानी एक ऐसी तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है जो भ्रम के अलावा कुछ नहीं। एक मायाजाल में क्या इसे कैद कर लिया गया है। ये जो समझौता था वो मैं क्यों कह रहा हूं उसके पीछे की वजह समझिए। एक तरफ जो हमास है वो शांति की बात कह रहा है, वो कह रहा है कि मिस्र में जो समझौता हुआ था उसे पूरी तरीके से मानने के लिए वो प्रतिबद्ध है, वो समझौते को मान रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार गोलीबारी जो है वो हमास के लड़ाके कर रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन वो है शख्स है जो लगातार इनको चाबियां भर रहा है।
क्या गाजा में शांति बहस एक दिखावा रह गया है, यानी केवल एक कागजों पर हुआ समझौते के तौर पर इस शांति प्रक्रिया को देखा जा सकता है? अब अगले ग्राफिक्स में आपको दिखा रहे हैं कि कौन है असली वॉर क्रिमिनल। क्या हमास है? क्या कोई ऐसा शख्स है जो पर्दे के पीछे है, जो इस पूरे खेल को ऑपरेट कर रहा है, यानी कठपुतलियों की तरह हमास के लड़ाकों से हथियार उठवा रहा है, इजरायली सेना पर हथियार चला रहा है, लेकिन वो कभी भी सामने नहीं आ रहा है। अब समझिए कि इजरायल ने गाजा पर बम गिराए हैं। यह बात खुद नेतन्याहू ने इजरायल की संसद में कही। नेतन्याहू ने जो बयान दिया, इजरायल के पीएम ने, वो एक बड़ा खुलासा किया है। अब उस खुलासे को अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी बमबारी की गई गाजा में। संसद में नेतन्याहू का सख्त रुख सामने आया है। तेवर बिल्कुल सख्त थे जब वो संसद में थे। उन्होंने कहा कि गाजा में 153 टन, आप समझिए 153 टन बम गिराए गए हैं। गाजा का क्षेत्रफल कितना है? राजधानी दिल्ली का 1/4 हिस्सा, और उस 1/4 हिस्सा में आप समझिए कि 153 टन बम गिराए गए हैं, तो उसके मायने क्या है? युद्ध विराम का हवाला उन्होंने दिया, कहा कि हमास की तरफ से लगातार राफा में युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके बाद इजरायल की तरफ से जो हमले हैं वो तेज कर दिए गए हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन मजबूती के साथ। हम अपनी शर्तों पर शांति चाहते हैं। यह बात इजरायल के पीएम नेतन्याहू की तरफ से बिल्कुल साफ कर दी गई है कि हम शांति तो चाहते हैं, लेकिन जिन समझौतों के तहत यह शांति हुई है, उसी के तहत शांति चाहते हैं। और हमास को जवाब देना जरूरी था। यह बात इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने अपनी संसद में कही है। अब समझिए कि उनके राष्ट्र में उनका ग्राफ कितना ऊंचा बढ़ गया होगा जब उन्होंने ये कहा कि मैंने 153 टन से ज्यादा जो बम थे वो मैंने गाजा में बरसा दिए हैं। अब आपको अगला ग्राफिक्स दिखाते हैं, उससे आपको और ज्यादा चीजों में क्लैरिटी आएगी। अब हमास ने क्या बयान दिया? हमास ये कह रहा है कि हमें राफा में किसी झड़प की कोई जानकारी नहीं मिली, यानी राफा में जो हमास के लड़ाके हैं उनका संपर्क दूसरे लड़ाकों से नहीं हो पा रहा है। यह बात हमास की तरफ से कही गई है। अगला ग्राफिक्स, यह बात समझनी जरूरी है क्योंकि हमास छोटे छोटे टुकड़ों में रह रहा है, कम्युनिकेशन नहीं है। मार्च से वहां के ग्रुप से कोई संपर्क नहीं है। मार्च के बाद वहां से राफा से हमारा संपर्क टूटा है और वहां से कोई संपर्क नहीं है, इसलिए वहां के लड़ाके क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है। अगर हमारे लड़ाके जीवित हैं तो यह बात हमास की तरफ से की जा रही है। हमें इस बात की भी जानकारी नहीं है कि क्या राफा में हमारे लड़ाके जीवित हैं या नहीं है, तो भी हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हमास की तरफ से यह बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि अगर वो मौजूद हैं, जिंदा हैं, तो भी उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को दिखाते हुए उसके बाद फिर मैं मेहमानों के पास जाऊंगा। जो बमबारी की जा रही है इजराइल की तरफ से, ये गाजा का शहर है, और जब इजराइल के 2 सैनिकों की मौत हुई उसके बाद लगातार इस तरह से बमबाजी जो है वो इजराइल की तरफ से की जा रही है। सोचिए 153 टन से ज्यादा बम जो हैं वो गाजा में गिराए गए हैं। आप इस बात को अंदाजा लगाइए कि 153 जब टन अगर इस शहर पे गिरेगा तो ये शहर मलबे में ही तब्दील होगा और कुछ नहीं मिलेगा। ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये मलबा है, 153 टन मलबा है वहां पर, जिसे हटाने में कई साल जो हैं वो लग जाएंगे। ये वो तस्वीरें हैं जो तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि इजराइल के पीएम ने भले ही अपनी संसद में ये कह दिया कि हमने 153 टन बम गिरा दिए, लेकिन आपने एक छोटे से हिस्से पर इतनी बमबाजी कर दी कि वो पूरा शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, सर जय हिंद। हमारे साथ यूके देवनाथ सर हैं, सर जय हिंद। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव सर हैं, संजीव श्रीवास्तव सर जय हिंद। अनुज माथुर जी, ये समझना चाहूंगा कि जो इजराइल के पीएम ने जो बयान दिया अपनी संसद में कि हमने 153 टन से ज्यादा जो बम था वो हमने गाजा में गिरा दिया, इसके मायने क्या है और ये कितना बड़ा हमला है?
जय हिंद आशीष। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा और आपको करेक्शन कर देता हूँ। हम्म। हमने कहा कि 365 स्क्वायर किलोमीटर का वो एरिया है, हम्म। लेकिन जहां बम गिराए जा रहे हैं वो उसका भी आधा है, क्योंकि 53% एरिया पे ऑलरेडी इसराइल का कब्जा है, वहां वो हम्म। बम नहीं गिरा रहा है। हम्म। तो आप ये समझ लें कि ये जो बम गिराए गए हैं वो सिर्फ 150 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में गिराए गए हैं, और इससे ज्यादा घातक मेरे हिसाब से कोई और हमला हो नहीं सकता। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो समझौता शुरू से आखिर तक इस प्रकार का था, ये कभी सही होने वाला नहीं था। इसको इम्प्लीमेंटेबल अगर कहें हम, इम्प्लीमेंटेबल नहीं था, क्योंकि आपने हमास के सामने ऐसी शर्तें रख दी थी जो कि वो उनको किसी कीमत पे, मुझे लगता है, मान्य नहीं हो सकती। क्योंकि उन अगर वो इन तमाम शर्तों को मान लेते हैं तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपने युद्ध शुरू क्यों किया, और क्यों 70,000 आदमी हमारे मरवा दिए। अगर 65,000 सरकारी फिगर है तो आप समझ लें कितने एक्चुअली वहां पर कैजुअलिटीज हुए होंगे। तो मेरा ये मानना है कि पूर्ण निरस्त्रीकरण हमास का, हमास की शांति प्रक्रिया के पश्चात राजनीतिक, भू राजनीतिक सिचुएशन में भूमिका ना होना, उनको हथियार डालने पर बाध्य करना, और कई इश्यूज ऐसे हैं जो कि वो कभी भी उनको मान्य नहीं होते। तो ये वजह है। अब आप देखिए कि हमने पहले भी इस विषय पे बात करी है। ये वही दो सैनिक हैं जिनका बहाना लेकर के इजराइल पिछले कई दिनों से लगातार वहां पर हमले करता चला जा रहा है। आप देखें, ये पहली बात तो ये है जो हमने और देवनाथ सर ने उस दिन डिस्कस करी थी कि ये जी। दो सैनिक राफा में कर क्या रहे, टैंक वहां पर राफा में क्यों थे। ये देखिए, शुरू से आखिर तक मंशा नहीं है इजराइल की, ना अमेरिका की, कि किसी प्रकार से वहां शांति हो, जब तक कि हमास का पूरी तरह सफाया ना कर लिया जाए। और फिर मैं दोहरा रहा हूं आपके चैनल पे, हमास का पूरी तरह सफाया संभव नहीं है, आउट ऑफ द क्वेश्चन। हम्म। अब क्या इशू है कि मेरा, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जिन लोगों ने गारंटी दी, अब ट्रंप की क्या ताकत है। अभी ट्रंप ने 20 देशों को बरगला के इस शांति समझौते पर दस्तखत करवाए और उनको गारंटर बना दिए। हम्म। कतर, हम्म। मिस्र और कई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। अब मिडिल ईस्ट के वो जो देश हैं वो इसका विरोध करने वाली स्थिति में नहीं है। हम्म। जब आपने गारंटी दी है और उस प्रपोजल में लिखा हुआ है कि हमास का पूरी तरह निरस्त्रीकरण होगा, हमास को हथियार छोड़ने पड़ेंगे, हमास का कोई भूमिका इसके उसमें नहीं रहेगी, तो अब आप इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अब एक प्रकार से मेरी समझ से इजराइल के पास एक अच्छा खासा लाइसेंस है कि वो जब मर्जी यानी आए वहां अनुज पर। माथुर जी, आपके कहने का मतलब यह है कि एक तरह से उस कागज पर साइन कराकर, यानी शांति समझौते पर साइन कराकर, अब उनके मुंह को खामोश कर दिया कि देखिए इसी देखो समझौते पर तो आपने आशीष, साइन किया था। अब आप आशीष किस यही मुंह मैं से ये कहेंगे? शब्द जो मैंने प्रयोग में लाया उस हम्म। शब्द पे बरगलाया है। डोनाल्ड गुमराह ट्रंप किया ने है। वो जल्दबाजी में थे हम्म। कि किसी प्रकार से वहां पर गाजा का शांति प्रयासों का प्रारंभ हो जाए। मैं फिर बोल रहा हूं कि इसकी नीयत ठीक है, होना चाहिए, लेकिन जो कंडीशंस वहां पर रखी गई हैं वो संभव नहीं है। आप मुझे बताएं कि जो पिछले 1987 से लगातार वहां पर अपनी बात के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो अचानक से पूरी तरह से सीन से गायब हो जाए, ये हम्म। कैसे संभव हो सकता है? आशीष आप बताएं मेरे को। हम्म। तो ये वजह है कि जो जो शुरू से लेके आखिर तक ये समझौता इस प्रकार का था। हमने कई दफा इसके ऊपर बात की कि ये समझौता इसी प्रकार का था कि ये इम्प्लीमेंटेबल शायद कहीं ना कहीं नहीं हो सकता। और इसराइल इस बात का लाभ, अगर मान लीजिए इसराइल को लगता भी है कि उनके कुछ सैनिकों के ऊपर, सैनिकों को मारा गया है, उसका अर्थ ये नहीं है कि आप पूरे गाजा में 200 टन बम गिरा देंगे। हम्म। ये, और जो जो लोग मारे गए हैं वहां पे, उनमें से एक, अभी मैं कहीं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, वो बता रहा है कि भाई कहाँ है समझौता, वेयर हम्म। इज द पीस, वेयर आर द गारंटर्स। हम्म। अब आपने एक कैफे में, समंदर के किनारे पे एक कैफे पे एयर स्ट्राइक कर दिया, कह करके कि वहां पर हमास के लीडरों की मीटिंग चल रही है। हम्म। उन डॉक्टर बता रहे हैं कि वहां हो सकता है 4-5 हमास के लीडर मरे हों, लेकिन जो 50 लोग घायल अवस्था में आए हैं सारे सिविलियंस हैं, उसमें बच्चे हैं, औरतें हैं। तो हम्म। ये बात जो है वो कहीं समझ में आने वाली नहीं है। अब
अमेरिका का रिएक्शन क्या है। आप देखिए किस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है। ये जो शब्दों की का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं, कोई भी जगह हो, जैसे कि उन्होंने अफगानिस्तान को कहा कि अगर आप हमें हवाई अड्डा नहीं देंगे तो आप फेस टू बी रेडी टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, मैं उसको खत्म कर दूंगा, उसको तबाह कर दूंगा। और कोई अगर आपने समझौता किया है या कराया है, उस समझौते के बाद आप एक पार्टी को कहें कि तुमको मैं पूरी तरह से ध्वस्त कर दूंगा, तेज, ब्रूटल, पता नहीं क्या क्या उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, तो वो किसी भी प्रकार से उनकी उस समझौते को लागू करवाने की मंशा को नहीं दिखाता है। तो मेरी समझ ये कहती है कि अमेरिका और इजराइल का, मुझे लगता है शुरू से आखिर तक इसमें कोई सोच नहीं था कि इसको खत्म किया जाए। और दूसरी बात जो है वो लगातार हमको समझने की आवश्यकता है कि जिन दो पार्टीज में समझौता होना था, समझौते के समय उन दोनों में से कोई भी वहां पर नहीं था। हम्म। कोई कितना भी गारंटर कहता रहे। अब फर्क क्या पड़ रहा है कि इजराइल की सेना तो एक ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड फोर्स है, जिसका एक जो सिस्टम ड्रिवन आर्म्ड फोर्स है, एक सिस्टम है, अगर कोई हुक्म आता है तो उस हुक्म की पालना होती है। गाजा में कितने हमस के अलग अलग धड़े, कितने लोग, हर आदमी के पास हथियार है, हर आदमी उस हथियार से जो मन में है वो कर रहा है, चाहे वो गाजा के लोग हों। किस प्रकार का, आप मुझे बताएं, कहाँ अदालतें हैं, कहाँ कायदे कानून है? कहीं कुछ नहीं है। कहीं आपने कुछ नहीं, 11 कहीं आदमी कुछ को नहीं है। गोली और से ये उड़ा दिया। एक बड़े और नरसंहार की भी निर्णय तैयारी हो रही है, अनुज माथुर सर, एक हाँ, बड़े नरसंहार हाँ, की तैयारी हो रही है। बिल्कुल। यूके देवनाथ जी से समझ लेता हूं, इंडियन एयरफोर्स को लंबे समय तक सर्व किया। यूके देवनाथ सर, अब बताइए कि 153 टन बम गिराने के मायने क्या हैं, और इससे नुकसान कितना ज्यादा आने वाले कई दशकों तक होगा। इसको जरा समझाइए कि 1 टन बम गिराने के मायने क्या है, और 153 टन अगर बम गिराया जाता है तो उसके मायने क्या है, यूके देवनाथ सर। हाँ, देखिए, होता ये है कि जब भी किसी टारगेट पे बॉम्ब गिराया जाता है तो एक बॉम्ब डैमेज असेसमेंट किया जाता है सॉटी के पहले। हम्म। तो उसमें यह किया जाता है कि टारगेट क्या है और टारगेट पर किस तरह के बॉम्ब गिराने चाहिए, कितने बॉम्ब गिराने चाहिए, इसका असेसमेंट किया जाता है। तो आमतौर पर जैसे अगर एक बिल्डिंग है, हम कैफेटेरिया की अगर बात कर रहे हैं, तो समझिए एक बिल्डिंग जो कि करीबन 2 मंजिला है, जिसके अंदर 8 या 10 कमरे हैं, और टोटल फ्लोर एरिया अगर 4000 स्क्वायर फीट है, हम्म। फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर मिलाकर, हम्म। तो हम आमतौर पर उस पर दो 500 केजी के बॉम्ब गिरा सकते हैं। हम्म। जैसे इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहा हूं, हम्म। तो 1 टन हुआ। हम्म। 500 किलो, 500 किलो 1 टन। हम्म। लेकिन हो ये रहा है कि इसराइल में जब किसी टारगेट पर हमला करते हैं तो वो ज्यादा ज्यादा किल इस्तेमाल करते हैं। हम्म। उनकी मंशा ये होती है कि ना सिर्फ टारगेट को ध्वस्त करना है, वरन टारगेट के आसपास जितने भी दूसरे कोलेटरल टारगेट्स हैं, जैसे एक कैफेटेरिया को अगर डैमेज किया है तो उसका पार्किंग स्पेस, उसका वाटर स्टोरेज एरिया, उसका जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, और सबसे बड़ी बात है जहां पेट्रन्स अगर आसपास रेस्ट ले रहे हैं वो वाला एरिया, सबको ध्वस्त कर दिया जाए। इसका मकसद ये है कि इनको लगता है कि शायद एक भी 2 या 3 या 4 अगर हमास के लीडर वहां पर हैं, वो कहीं पर भी हो, चाहे पार्किंग स्पॉट पर हो या रेस्टिंग स्पेस में हो, असेंबली एरिया में हो या किचन में हो, वो बच ना पाए। तो ये इनकी जो फायर पावर यूजेस है वो इंडियन एयरफोर्स के हमारे जो मानक हैं उससे करीबन 10 गुना ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा रीजन हमें समझना पड़ेगा। देखिए, होता यह है कि इजराइल अपने बॉम्ब्स खुद नहीं बनाता है। इजराइल के पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, लेकिन वहां जमीन के नीचे, रेत के नीचे कुछ भी नहीं है, रेत के अलावा। तो इजराइल जैसे अगर अब बात हो रही है 100 टन 150 टन बॉम्ब्स अगर उसने गिराए हैं, तो जाहिर बात है कि इनमें से हर एक बॉम्ब इजराइल को दूसरे देशों से मिला है, मुख्यतः अमेरिका से मिला है। होता यह है कि यूएस एयरफोर्स ने नेटो के देशों में रशिया से लड़ने के लिए लाखों टन बॉम्ब अपने WWR में रखे हुए हैं। WWR का मतलब है वॉर वेस्टेज रेशो रिजर्व्स, जिसमें ये आकलन करते हैं कि अगर रूस के साथ नेटो की लड़ाई हो गई
तो अगले 10 दिन, अगले 40 दिन में इंटेंस रेट ऑफ फाइटिंग में कितना अम्युनिशन इस्तेमाल होगा। अब ये सब बॉम्ब्स जब वो स्टॉक में रख देते हैं अमेरिका वाले वहां पर, तो उनकी लाइफ होती है। किसी बॉम्ब्स के अंदर केमिकल ही होते हैं, चाहे उसका फ्यूज हो केमिकल ऑपरेट से बनता है, चाहे उसका मेन चार्ज हो केमिकल से बनता है। और इन जब मैन्युफैक्चरर बनाता है वो कहता है कि इसकी लाइफ जो है स्टोरेज में 10 साल है। तो 10 साल के बाद उसको ऐसे भी निष्क्रिय कर दिया जाता है। इंडियन एयरफोर्स में हम क्या करते हैं कि 10 साल जब लाइफ हो जाती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का सर्टिफिकेट बोलता है कि लाइफ 10 साल है तो खत्म हो गई आज। तो हम क्या करते हैं कि उसको एक टेक्निकल टीम इंस्पेक्ट करती है थोड़ा हिंदुस्तानी तरीका है, और इंस्पेक्ट करके वो लिख देते हैं कि लाइफ जो है एक्सटेंडेड बाय अनदर 10 इयर्स। तो वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले भी या विदेशी सप्लायर भी कई बार हैरान हो जाता है। हमने स्पेन से बॉम्ब मंगाए थे, हमने स्पेन ने सर्टिफिकेट दे दिया कि बॉम्ब की लाइफ है 10 साल। आप यकीन मानिए हमने उन बॉम्ब्स को पहली बार 10 साल का एक्सटेंशन दिया, यानी 20 साल। उसके बाद भी जब लड़ाई नहीं हुई, पड़े थे हमारे पास, तो हमने एक और एक्सटेंशन दी, 5 साल और 25 साल। स्पेन में जो कंपनी थी बेयर पे, वो हैरान हो गए, परेशान हो गए। अब होता यह है कि करते क्या है, जनरल माथुर मेरे साथ हैं, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हम कंट्रोल्ड डिमोलिशन कर देते हैं। आप उसको बताइएगा, लेकिन यहां पर दर्शकों के मन में एक सवाल हो गया। मान लीजिए कि हम कई बार मेडिसिन वगैरह जो होती है उसमें एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद अगर उसका इस्तेमाल होता है तो उसका असर नहीं रहता। बम के केस में क्या होता है कि मान लीजिए कि 10 साल का है और अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो फिर उस स्थिति में क्या बम की मारक क्षमता कम हो जाती है? होता क्या है अगर बम एक्सपायर हो जाता है? हाँ आशीष जी, आपने इजराइल के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा सवाल पूछा। होता है ये है कि जैसे जब मैन्युफैक्चरर बोलता है कि बॉम्ब की लाइफ 10 साल है, इसके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो है कि मैन्युफैक्चरर ये बोलता है कि उसके बाद वो बॉम्ब कभी भी फट सकता है, अपने आप फट जाएगा। हाँ, क्या होता है कि जैसे हर केमिकल में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो आपस में घुल मिलकर इंटरनल हीट जनरेट करता है। दर्शक जानते हैं कि गर्मी के सीजन में अगर आप गोबर के अंदर पैर रख देंगे तो पैर जल जाता है, छाले पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक इंटरनल केमिकल प्रोसेस चालू हो जाता है, इंटरनल हीट जनरेट होती है। इसके अलावा क्या होता है, जैसे बॉम्ब्स में फ्यूज हैं, हम आमतौर पे फ्यूज को दूर रखते हैं। अब बॉम्ब के फ्यूज में भी प्राइमरी चार्ज होता है। अब उसमें एक स्प्रिंग होता है, एक प्लंजर होता है, एक मैकेनिकल ट्रिगर होता है जो कि इंपैक्ट के टाइम पे क्लिक करके साइड में हट जाता है, और स्प्रिंग प्लंजर जो है वो प्राइमरी चार्ज बहुत छोटा सा होता है, मैं 10 ग्राम का या 50 ग्राम का, उसको एक्टिवेट करता है। तो 10 साल के स्टोरेज में क्या हो सकता है, उसका जो प्लंजर है, स्प्रिंग जो है जो कि रुका हुआ है अंडर प्रेशर, ट्रिगर जब तक कि टारगेट से टकरा के ना ध्वस्त हो जाए, वो स्प्रिंग इनमें कोरोजन होने की हो जाएगा, जंग लग सकता है, उसकी जो मैकेनिकल और इलास्टिकल प्रॉपर्टी वो बदल सकती है। इस तरह से केमिकल भी सेल्फ इग्निशन होकर एक्सप्लोड हो सकता है। इसके अलावा जाहिर बात है, आप उस बॉम्ब का अगर इस्तेमाल करेंगे भी तो बॉम्ब की इफेक्टिवनेस कम है। कई बार ऐसा होता है कि पुराने अम्युनिशन को आमतौर पे, जैसे स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि हम उसको ले जाकर दूर दराज डेजिग्नेटेड एरिया होते हैं जंगल में, डेजर्ट में, उनको एक कंट्रोल चार्ज लगा के एक्सप्लोड कर देते हैं। एयरफोर्स में और आर्मी में, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर करती है, एयरफोर्स में हमारे आर्मरर्स ये काम करते हैं। अब होता यह है कि कई बार जैसे लाइफ एक्सटेंशन आपने दे दी, तो चांसेस क्या है, चांसेस ये है कि आपने एक्चुअल पीस टाइम ट्रेनिंग में या युद्ध के टाइम में जब आपने इसको तोप से फायर किया, टैंक से फायर किया, या हवाई जहाज में ले जा रहे हैं ड्रॉप करने के लिए, तो जो वाइब्रेशंस हैं उसकी वजह से या हैंडलिंग की वजह से वो फट सकता है। ऐसा हर 10 साल में, 20 साल में इंडियन एयरफोर्स में, आर्मी में हो जाता है 1-2 बार। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो 10 साल के बाद अपनी गारंटी नहीं देता है। तो अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं, इन सब बॉम्ब्स को उठाकर इजराइल को दे देते हैं। इजराइल अगले दिन सुबह ही उनको अपने जहाजों में फिट करके, वजह हो वजह ना हो, टारगेट हो टारगेट ना हो, जाके गिरा देते हैं। अब वजह तो उनकी, इजराइल की हमेशा रेडी होती है कि 2 दिन पहले या 7 दिन पहले या 2 महीने पहले तुम्हारे हमारे 2 जवान मार दिए थे। टारगेट इजराइल एयरफोर्स में हमेशा ही होते हैं। मोसाद जो है हर रोज सुबह 9 बजे ब्रीफ कर देती है आईडीएफ को
उसकी एक कॉपी नेतन्याहू के पास चली जाती है कि ये संदिग्ध टारगेट हैं जहां पे कि हमास ने सुरंग बनाई हुई है, हमास के लड़ाके हैं, हमास के लीडर रह रहे हैं, या हमास ने अपने हथियार छुपाए हुए हैं। और टारगेट ऐसे रहते ही हैं हमेशा, टारगेट की कोई शॉर्टेज नहीं है। थोड़ा सा शक, अब मैं दर्शकों को एक चीज बताना चाहता जी। हूं, थोड़ा दुख भी होता है। गजा के लोग ही इजराइल के स्पाई हैं। गजा में इजराइल ने, मोसाद ने, शिन बेत ने गजा के लोगों को ही पाला हुआ है, पोसा हुआ है, खिला पिला के रिष्ट पुष्ट किया हुआ है, जो कि हर रोज मिनट, घंटे घंटे में नहीं, हर मिनट मिनट में बोलते रहते हैं कि फलाना हमास का कमांडर अभी इस बिल्डिंग में है, फलाना हमास का कमांडर उस बिल्डिंग से निकल के अभी उस कैफे में चला गया है, फलाना हमास का कमांडर अभी एक कार में बैठ के इस गांव से अगले गांव जा रहा है। गजा में जितने लोग हैं उनमें हर 100 में से एक व्यक्ति मोसाद का या शिन बेट के पेमेंट लिस्ट में है। ये लोग अपने ही लोगों के खिलाफ, यानी हमास के लड़ाकों के खिलाफ, वजह चाहे कुछ भी हो, मिनट टू मिनट इंटेलिजेंस देते रहते हैं। तो जैसे हमास के 2 लड़ाके अगर घायल हो गए युद्ध में, उनको एक अस्पताल में ले गए, तो ये जो घर के भेदिए हैं या खबरी हैं, तुरंत मोसाद को या शिन बेत को अगले 1 मिनट में ही बता देते हैं कि हमास के जो 2 घायल हुए थे, जिनके पैर उड़ गए थे, हाथ उड़ गए थे, फलाने फलाने अस्पताल में है। अब जाहिर बात है, फलाने फलाने अस्पताल में जहां ले गए हैं, उनके परिवार वाले, उनके जो साथी हैं हमास में, अगर वो था, उसके हाथ उड़ गए हैं बॉम्बिंग से, तो उसके जो साथी हैं, जो कि ऑब्वियसली हमास के ही साथी होंगे, चाहे कॉम्बेटेंट हो या नॉन कॉम्बेटेंट हो, वो जाके वहां, हमारा भी दोस्त अगर अस्पताल में पहुंच जाए, मैं भी पहुंच जाऊंगा ना अस्पताल में पूछने। तो उनको मालूम ऐसा होने वाला है। इजराइल की एयरफोर्स अगले 12 मिनट में या 14 मिनट में उस हॉस्पिटल पे बॉम्बिंग कर देती है। टारगेट की कोई कमी नहीं है इजराइल की एयरफोर्स में। जी, ये एक बड़ी वजह है। मैं संजीव श्रीवास्तव सर आपके पास आना चाहूंगा। यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल पोस्ट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि देयर इज स्टिल होप दैट द हमास विल डू व्हाट इज राइट। इफ दे डू नॉट, एन एंड टू हमास विल बी फास्ट, फ्यूरियस एंड ब्रूटल। इसके मायने क्या है? क्या बड़े जनसंहार की तैयारी? जी जी, देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है, वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ का उनका अप्रोच है। और वो चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो इजराइल हमास के बीच का युद्ध हो, उसमें वो अपनी जो ताकत को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। और हमास के संदर्भ में तो जाहिर है कि एक आतंकी संगठन होने की वजह से उसके प्रति जो अप्रोच अमेरिका का होता है वो बहुत ही ब्रूटल और एक जीरो टॉलरेंस का जो अप्रोच है उसके तहत होता है कि आप ये कर दीजिए, अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, आप ये कर दीजिए, अदरवाइज आपको हम एलिमिनेट कर देंगे, इत्यादि इत्यादि। इस तरीके की बातें अमेरिका के राष्ट्रपति पहले भी वो करते रहे। पीस डील का जब नेगोशिएशन चल रहा था हमास और इजराइल के बीच में, तो उस समय भी इस तरीके के बयान आए थे कि यदि आपके पास 4 दिन का समय है, ये 4 दिन में आप इसको मान लीजिए, अदरवाइज आपको हम पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे। और अभी भी उन्होंने इस बात को कहा है कि होप अभी भी है कि ये जो शांति समझौता, जो सीज फायर हुआ है, जो ट्रूस हुआ है, वो सस्टेन करेगा। और इस तरीके की बातें उन्होंने अभी भी कही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, वो जहां तक कार्रवाई करने की बात है तो वो कार्रवाई वो करेंगे। और यदि किसी तरीके का वायलेशन होता है, यदि अमेरिका और इजराइल को इस बात का असेसमेंट होता है कि इसका जो वायलेशन जो सीज फायर का है वो हमास कर रहा है, जैसा कि वो 2 सैनिकों के मारे जाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो इजराइल की जो कार्रवाइयां हैं वो होंगी और अमेरिका भी उसको अपना बैकअप देगा। और जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से स्पष्ट है, और इजराइल का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने तो जो बयान ही नहीं दिए, बल्कि वो एक्चुअल ऑन द ग्राउंड इतना बड़ा हमला करके उन्होंने इस बात को बता भी दिया है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है वो एक बहुत ही डेलिकेट भी है, और इसको अगर सीज फायर को आगे बढ़ाना है तो दोनों ही पक्षों को एक सद्बुद्धि के साथ काम करना पड़ेगा, और एक जो पेशेंस है उसको भी बना के रखना होगा। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि ये जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी जो जड़ें हैं
उसमें अभी भी जो मिसट्रस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। और वो जो मिसट्रस्ट को दूर करने की जो प्रक्रिया है उसको भी शुरू करने की आवश्यकता है। सिर्फ एक शर्म एल शेख में पीस डील साइन कर देने से वहां पे शांति नहीं आएगी, जब तक कि आप वहां के जो रियल जो इश्यूज को के आधार पर डायलॉग को नहीं शुरू करेंगे। और ये जो डायलॉग को शुरू करने की जो प्रक्रिया इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में है, वो भी उसको भी शुरू करने की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक इस सीज फायर का प्रश्न है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें जो रोड ब्लॉक्स हैं, इसके जो वायलेशन की जो संभावनाएं हैं वो आने वाले समय में भी बनी रह सकती हैं। पहले भी हमने देखा है कि सीरीज ऑफ इस तरीके के ट्रूस 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर का जो सीज फायर के लिए सहमत होते हैं, लेकिन अगले दिन उसको ब्रेक कर देते हैं। और ये एक इतिहास रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। जो इजराइल और पैलेस्टाइन हमास के बीच का ये सीज फायर की जो डील है, वो उसका एक उसके ब्रेकअप का, उसके वायलेशंस का एक लंबी पूरी दास्तान है। और उसको ध्यान में रखते हुए इस बात की भी मैं अवश्य कहूंगा कि संभावना रहेगी आगे भी किस तरीके के वायलेशंस होते रहेंगे। लेकिन संजीव श्रीवास्तव सर, यहीं पे एक सवाल उठता है। चर्चा चल रही थी कल भी हमारी अनुज माथुर साहब की और यूके देवनाथ साहब से, तो जिसमें उन्होंने बड़ा साफ समझाया कि जो हमास के लड़ाके हैं ये असंगठित लड़ाके हैं। अब कोई संगठन है नहीं, कोई लीडर है नहीं, इस तरह के हमले होते रहेंगे। लेकिन ट्रंप का ये कहना कि ब्रूटल अटैक होगा, ये इजराइल को एक खुली छूट की तरफ इशारा नहीं दे रहा है कि जाओ जो करना है करो, मैं यहां पर खड़ा हूं? निसंदेह अब तो इजराइल के जो हॉस्टेजेस हैं वो भी अब रिलीज हो गए हैं, जो लिविंग हॉस्टेजेस थे। और जो डेड बॉडीज हैं, वो जो रिमेनिंग हैं, वो भी अब वही मात्र जो एक बचा हुआ है। लेकिन ये है कि जो पूरी अमेरिका की जो बैकिंग है, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो सपोर्ट है, वो निसंदेह इजराइल को और बेंजामिन नेतन्याहू जो हार्ड लाइनर लीडर हैं उनको एक एम्बोल्डन करेगा कि वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें। लेकिन मैं यहाँ पर अवश्य इस बात को कहना चाहूंगा, देवनाथ साहब से मैं सहमत हूँ कि और जैसा कि माथुर सर ने भी कहा कि जो पूरी सिचुएशन है उसमें इजराइल को भी धैर्य बरतना होगा। यदि सीज फायर को आगे बनाना है तो उसमें इजराइल की भी जिम्मेदारी बनती है। इजराइल को एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेने होंगे जिस तरीके की बॉम्बिंग आप नहीं, लेकिन दिखा रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव सर, यही तो कैच है। इजराइल चाहता ही नहीं है, इजराइल तो पूरी तरह खत्म करना चाहता है। इजराइल चाहता ही नहीं कि सीज फायर हो, वो तो बस दिखाना चाहता था कि मैं सीज फायर का समर्थक हूं, नहीं तो इजराइल की कोई मंशा नहीं है। हो सकता है कि मेरी राय शायद आपसे अलग हो, लेकिन जो मैं समझता हूं, इजराइल की मंशा नहीं है सीज फायर की, वो चाहता है कि पूरा खत्म। देखिए ये बात सच है, ये बात मैं मानता हूं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जो अल्टीमेट मंशा है वो हमास को पूरी तरह से वाइप आउट करने की है। वो उन्होंने डे 1 से 7 अक्टूबर 2023 को ही बता दिया था कि वी विल वाइप यू आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। इस तरीके की बातें इजराइल की तरफ से की थी, और ये बात, ये मंशा है, ये मैं मानता हूं। और लेकिन जो तबाही हुई है, जो बर्बादी हुई है, और उसके बाद हमास जो बिल्कुल एक पतन की अवस्था में पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी उसके जो कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है, कुछ लीडर्स उसके और कुछ उसके जो लड़ाके हैं जहां कहीं भी हैं, यदि उन्हें अपने आप को बचा के रखना है तो ऐसे में ये जो शांति समझौता इजराइल के लिए बेहद आवश्यक था। लेकिन इसको करने की जो प्रक्रिया में यह हमास के लिए बहुत आवश्यक था, लेकिन इसको करने की प्रक्रिया में इजराइल के लिए भी ये आवश्यक था कि वो अपने बंधकों को छिड़ाए और बंधकों को रिहा कराए, जो भी लिविंग हॉस्टेजेस हैं और उसके अलावा जो रिमेनिंग बॉडीज हैं। तो ये जो पूरी विजडम जो एक प्रिवेल कर रही है, वो दोनों के ही अपने जो कंपल्सन्स हैं, जो अपने अस्तित्व को, जहां कहीं भी बंधकों का अस्तित्व हो या जो बचे कुचे हमास के लड़ाके हैं उनका अस्तित्व हो, उसको बचा के रखने के लिए किए गए थे। लेकिन अगर इसमें भी अगर सहमति अगर नहीं बनेगी तो फिर इजराइल अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेगा। और जैसा कि आपने डोनाल्ड ट्रंप का बयान दिखाया, और उसी तरीके से इजराइल का की जो मंशा है ही कि वो अपने पूरे हमास को पूरी तरह से समाप्त करे, तो ये अवश्य जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आगे भी जारी रह सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमास और इजराइल के बीच में जो भी ये सहमतियां बनी हैं, उसमें दोनों ही पक्षों को एक धैर्य के साथ काम लेना होगा, तभी ये सिचुएशन शांतिपूर्ण रह सकती है। अदरवाइज ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और भी लंबा खींच सकता है।
कॉन्फ्लिक्ट लंबा खिंच सकता है। और अनुज माथुर सर, जिन मुल्कों ने साइन किया था, खासकर मैं इस्लामिक मुल्कों की बात करूंगा शांति समझौते पर, उनकी तरफ से कोई बयान ना आना, क्या ये मान के चला जाए कि वो अमेरिका के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं, शांति समझौते पर हस्तक्षेप करके इन इस्लामिक मुल्कों ने अपने खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दिया, या बड़े थोड़े से कठोर वाक्य में कहूं तो अपने हाथ खुद ही कटवा लिए? हाँ बिल्कुल आशीष, मैं आपका एक शब्द बदली करना चाहूंगा, साथ नहीं, ये अमेरिका के दबाव में है। अमेरिका ने उन पर दबाव डाला है, चाहे कोई भी प्रलोभन दिया हो पैसे का या किसी भी प्रकार का, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि अमेरिका का दबाव था। अन्यथा कोई भी इस्लामिक राष्ट्र इस प्रकार के समझौते की गारंटी नहीं लेता, जो कि हो नहीं सकता। आप मुझे बताएं कैसे हो सकता है? जो संगठन 1987 से लड़ाई लड़ रहा है, वो संगठन अचानक 40 साल से लड़ रहा है, अचानक कह दे कि भी मैं सारे हथियार फेंक दूंगा। अभी एक रिपोर्ट आई है, वो इजराइल की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी भी 20,000 लड़ाके हमास के पास मौजूद हैं। 20,000 बहुत बड़ा फिगर होता है। और जब जिस प्रकार से हम स्क्वायर किलोमीटर इजराइल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी प्रकार से अगर स्क्वायर किलोमीटर हमास के लिए कैलकुलेट किया जाए तो 150 स्क्वायर किलोमीटर में उनके भी 20,000 लड़ाके मौजूद हैं, जो कि कुछ भी इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का लॉस इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जहां तक सवाल हमास को पूरी तरह से मिटाने का है, उसमें इस्लामिक राष्ट्रों की क्या भूमिका रहेगी? अगर इस्लामिक राष्ट्र हमास को किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, तो मुझे लगता है कि वहां से समस्या और आगे बढ़ेगी। इसका ये सोल्यूशन नहीं है। आज आप ईरान को पूरी तरह से उसके हाथ काट दें कि आप एक भी उनको वो बम नहीं देंगे, तो आप किस प्रकार का वहां पर बराबरी का लेवल फील्ड वहां पर तैयार कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो मेरे हिसाब से चीज है वो ये है कि फिलिस्तीन की जनता को, इसमें कोई सेना, कोई आर्मी, कोई अमेरिका, मुझे लगता है इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। इसमें फिलिस्तीन की जनता को, लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे कि वो रेस्टोरेंट से निकल के वो व्यक्ति पूछ रहा है कि वेयर इज द ट्रूस, वैसे ही जब वो कन्विंस होगी फिलिस्तीन की जनता कि हमास हमारा मददगार नहीं बल्कि हमारा शत्रु है, और जितना भी नुकसान 60-70 हजार जो लोग मारे गए हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी वजह हमास है। तो जब वो लोग हमास को सपोर्ट देना बंद करेंगे, मैंने मौत से तुम का आपको बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक पॉन्ड होता है टेररिस्ट या इंसर्जेंट, पॉन्ड के अंदर मछली होती है। पॉन्ड है जनता, टेररिस्ट है मछली। जब तक आप मछली को पॉन्ड से अलग नहीं करेंगे। यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्षमा भी चाहता हूं कि समय की कमी है, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब जनता जानना चाहती होगी, उसका जवाब अगर आप 1-1.5 मिनट में दे पाएं कि अगर इजराइल ये युद्ध जीत भी जाता है, पूरी तरह से गाजा पर कब्जा भी कर लेता है, तो फिर इजराइल को मिलेगा क्या? नेतन्याहू और लिकुड पार्टी और उनके जो एक्सट्रीम राइट विंग सपोर्टर्स हैं वह समझ रहे हैं कि अगर वह गाजा पर पूरा नियंत्रण कर लेंगे तो शायद हमास को चुन चुन कर काइनेटिक या नॉन काइनेटिक तरीके से बाहर कर देंगे। लेकिन ऑलरेडी जैसा कि एग्री हो चुका है, वो येलो लाइन तक तो वापस आ ही रहे हैं, और इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से एक दिन ऐसा भी आएगा 2-3 महीने में, 6 महीने में, जब वो गाजा के बाहर जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अमेरिका ही मान चुका है। जी संजीव श्रीवास्तव सर, सवाल ये भी उठता है कि जो अभी यूके देवनाथ सर भी कह रहे थे कि ठीक है कि गाजा पर ये कब्जा कर लेंगे, लेकिन हमास जो है वो एक संगठन नहीं, एक विचारधारा है। लोगों के दिमाग से हमास को मिटाएगा कैसे इजराइल? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इसके लिए जो अन्य जो कार्य है, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, उसको भी करने की आवश्यकता है। इजराइल को पैलेस्टाइन के साथ, पैलेस्टाइनियन अथॉरिटीज के साथ संवाद करने की आवश्यकता है। हमास के साथ तो संवाद नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो विचारधारा है बहुत ही ज्यादा आतंकपरस्त है, और उसकी जो मंशा है, हमास की भी, अगर इजराइल की मंशा के बारे में डिस्कस किया कि वो हमास को समाप्त करना चाहता है, तो वो हमास को क्यों समाप्त करना चाहता है, उसके पीछे भी कारण बहुत स्पष्ट है कि आप 2007 से 2023 के बीच में भी जब अपने आतंक के मंसूबे आप नहीं त्याग पाए, तो आगे आने वाले समय में भी ये बने रहेंगे। इस बात को लेकर के इजराइल आशंकित रहता है
और इसी वजह से वो हमास को समाप्त करना चाहता है। और हमास के जो बैकर्स जो हमास के हैं, ईरान जैसा जो बैकर है, और उसका जो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को कराने की उसकी जो सोच है, उसकी वजह से हमास के साथ डायलॉग नहीं हो सकता। लेकिन डायलॉग की जो प्रक्रिया पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज के साथ शुरू करनी होगी। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो बनाई गई है उसको तुरंत अपना काम शुरू करना होगा। और एक इसराइल को भी मैं फिर से कहूंगा, पेशेंस को बनाना होगा। इसराइल इस तरीके की बड़ी कार्रवाइयां सोल्जर्स के माध्यम पर इतने टन्स के बम आप गिरा देते हैं, वो उचित नहीं है। तो दोनों ही अभी वर्तमान समय में अगर सीज फायर को होल्ड करना है तो दोनों ही पक्षों को एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बना के चलना होगा। ये अवश्य मैं कहूँ। अनुज माथुर सर, आखिरी सवाल, 1 मिनट में जवाब चाहिए होगा इसका, कि क्या इजराइल जो है वो फिलिस्तीन की आवाम का विश्वास जीत पाएगा कभी? आशीष, मेरा कहने का मतलब यह है कि इजराइल के लिए शायद ये संभव ना हो, लेकिन आवश्यकता एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन की एस्टेब्लिशमेंट की है जो कि वहां पर स्थापित किया जाए गाजा में, जो कि मॉनिटर कर सके। और मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार वहां पर प्रोग्रेस होना प्रारंभ हो गया, वहां का रीबिल्डिंग शुरू हो गई, तो ही आप गाजा की आवाम में अपना विश्वास पैदा कर सकते हैं। अन्यथा कोई वजह नहीं रहेगी। धीरे धीरे जाकर के आपको ये बताना पड़ेगा, वहां की आवाम को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि जितना भी नुकसान हो रहा था वो हमास की वजह से हो रहा था, क्योंकि अगर हमास लड़ाई करने पर आमादा रहेगा तो इसी प्रकार का जो नुकसान है वो होती रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको ग्राउंड पे रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे। जो अंतरराष्ट्रीय पीस जो ग्रुप है वो कहाँ है, उसको होने की आवश्यकता है। होने की जरूरत है, जो जरूरत है तभी चीजें कंट्रोल हो पाएंगी। अनुज माथुर सर आपका, यूके देवनाथ सर आपका, और संजीव श्रीवास्तव सर आपका, आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। और ये बेहद जरूरी है कि जो एक इंटरनेशनल जो पीस फोर्स है उसकी तैनाती गाजा में की जाए, ताकि लोगों का विश्वास जीता जा सके। लोगों को जब सुविधाएं मिलेंगी, लोग देखेंगे कि गाजा में विकास हो रहा है, तो जाहिर तौर पर हमास की विचारधारा को पूरी तरीके से त्याग देंगे। इस न्यूज बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का हो गया है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव देखेंगे।